ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बात करने वाले हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हमारी सेम सिमिलर मेथड से बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हमारी बाय सेम कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट से निकाली गई, और उसमें भी सिमिलर वही काम किया गया था। बेसिकली एक एनोड रे बनाई गई, उसके अंदर परफोरेटेड एक और ट्यूब बनाई गई, और इस ट्यूब के अंदर से हमारे पॉजिटिव पार्टिकल जो थे वो नेगेटिव सिरे की तरफ जाने लगे। यानी कि ये सारे पार्टिकल इस नेगेटिव हिस्से की तरफ जाने लगे। तो वहां से हमने कंफर्म किया। एक बार पॉज कर दो बच्चा जी। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पॉजिटिव चार्ज की एक एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया। एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में भी सेम टू सेम वही काम किया गया, और एक हमारी सीआरटी डाली गई, कैथोड रे की ट्यूब डाली गई, और उसी ट्यूब के अंदर एक और परफोरेटेड वॉल बनाई गई, जिससे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हुए नजर आए। सो वहां से कंफर्म हुआ दैट एनोड रे की तरफ कुछ पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, दैट these positively charged particles are known as what? प्रोटॉन्स। ठीक है जी। तो सर गोल्डस्टीन ने की थी ना इसकी डिस्कवरी तो पर गोल्डस्टीन ने की थी। बेसिकली देखो, इसमें थोड़ा सा एक दो तीन चीजें हैं। जैसे अभी आप पढ़ोगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और रदरफोर्ड साहब ने भी हमें एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया था। हालांकि उनके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से जो उनका तात्पर्य था वो था पूरे न्यूक्लियस के लिए। सो हम उसके बारे में भी अभी बात करने वाले हैं। हालांकि जो इसका श्रेय जाता है एग्जैक्टली प्रोटॉन को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है वो हमारा कहीं ना कहीं गोल्डस्टीन साहब को ही जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो सर साहब का जो मॉडल था वो हमारा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया गया था, बट वो चीज जो थी वो कंफर्मेशन नहीं दे पाती थी कि हाँ प्रोटॉन ही है या कुछ और है, तो उन्होंने कभी कंफर्म नहीं किया था। हालांकि इसका एक शॉर्ट, अगर आप याद तो सर हाफ क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है और हाफ क्रेडिट गोल्डस्टीन को जाता है। तो देखो, ईट पर नाच का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए किसने? थॉमसन ने। प्रोटॉन डिस्कवर किए किसने? रदरफोर्ड ने, इस ट्रिक के अनुसार। और जो न्यूट्रॉन डिस्कवर किए वो किसने किए? वो किए हमारे जेम्स चैडविक साहब ने। ठीक है जी। तो मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का ये है कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे उनका जो डिस्कवरीज थी वो अलग अलग रही। हालांकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहा कि प्रोटॉन रदरफोर्ड साहब ने करा या प्रोटॉन गोल्डस्टीन साहब ने करा। इसमें दोनों का ही नाम आप ले सकते हो। जो परफेक्ट कंफर्मेशन थी वो गोल्डस्टीन साहब ने ही दी थी। तो सर हाफ ऑफ क्रेडिट दोनों को मिलता है? नहीं, प्रोटॉन ऐसा भी डिस्कवर नहीं भाई, बहुत टेढ़ी खीर है। और ये ठीक वैसे ही है जैसे आज का हमारा प्राइवेट सेक्टर काम करता है कि स्कूल में मेहनत करे कोई और, क्रेडिट ले जाए कोई और, प्रिंसिपल को जाकर दिखा दे कि हाँ सर देखो मैंने करके दिखा दिया। ठीक है यार, क्या कर रहा है टीचर बेटा, क्या सर्कस कर रहा है बैठ के? सर ये गिर रहा है बार बार। तो क्रेडिट चोरी का जो ये एक फिनोमेना है, ये आज से नहीं है, ये डे वन से चला आ रहा है। जिस दिन से इंसान की प्रवृत्ति ने जन्म लिया है, तो इंसानों की इच्छाएं जो है वो कभी नहीं मरती, और उनको हमेशा से चाहिए होता है कि नाम मेरा चलना चाहिए। बहुत सारी चीजें थी, आपके ऐसा अकॉर्डिंग कौन है सर इनमें से? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बट बहुत सारी खोज ऐसी थी जिनका कंप्लीट क्रेडिट जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट को जाता है, बट फिर भी उनका जो बाद में मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम पे चीजें वहां से उठाई गई, हमारे वैदिक उससे उठाई गई, और चीजें एज इट इज है उनको ट्रांसफर कर दी गई। और आज हम बड़े चाव से कहते हैं कि ये डिस्कवरी तो उन साहब ने करी। बात समझ में आ रही है? अपने मॉडर्न केमिस्ट्री में हम किसी फॉरेन के साइंटिस्ट का नाम लेकर बड़े चाव से कहते हैं कि ये डिस्कवरी तो उसने करी थी, देख मुझे ये बात पता है। और जो इंडियन साइंटिस्ट जो उससे कई हजारों साल पहले वो चीज कर बता के चले गए, उनकी बातों को तो गलत माना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा ट्रेंड शुरू से ही रहा। और एक साहब थे हमारे, बहुत जाने माने साहब थे, जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बोस भी कहते हैं, बसु भी कहते हैं। जगदीश चंद्र बोस साहब जो थे उन्होंने प्लांट्स की रिलेटिव थ्योरी पे बहुत सारा काम किए थे। लाइफ जो कि एक माना गया कि प्लांट भी हमारे ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उन्होंने उनकी सेंसेशन के लिए बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जिनसे ये प्रूव होता था कि हाँ उनके अंदर भी लाइफ है, जिनके अंदर ये प्रूव होता था कि हाँ वो भी सर्वाइव कर रहे हैं अच्छे से।
अच्छा, ये थ्योरी लेके वो साहब चले गए किनके पास, आइंस्टीन साहब के पास। आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन साहब ने बस, आइंस्टाइन साहब ने जैसे देखा, उन्होंने थोड़ी मॉडिफिकेशन करी और रातों रात उठा के वो थ्योरी अपने नाम पे पब्लिश कर दी। इंडियन यस सर। ओरिजिन के जो साइंटिस्ट थे वो थोड़ा घबराते थे कि भाई हम इतनी बड़ी चीज है, इतने आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, तो वो सोचते थे भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं कुछ नया काम करूंगा तो मैं यही सोचूंगा कि किसी बड़े आदमी से पूछ लेता हूँ जाके। आप कुछ नया करोगे तो आप सोचोगे कि संजीव सर से पूछ लेता हूँ, पर संजीव सर ये कर दे कि भैया नहीं नहीं ये निश्चय है थोड़ी कि ये तो मैंने किया है। तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिट चोरी जो था वो शुरू से चलता आ रहा था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन साहब ने, देखो अब आपको चुनना है कि किसको आप सही मानते हो, हालांकि जो प्रोटॉन का एग्जैक्ट नामकरण जो दिया था वो गोल्डस्टीन साहब ने दिया था। रदरफोर्ड साहब ने एक न्यूक्लियस के बारे में बताया था, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, ये बात रदरफोर्ड साहब उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपने जमाने में। ठीक है जी, हालांकि ये एक बड़ी स्टेप चला है सब कुछ, मतलब धीरे एक चीज उसने की दूसरी। बिल्कुल सबसे अंत में जो हमारे डिस्कवर हुए थे, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे, जेम्स चैडविक साहब ने डिस्कवर किए थे। तो ये जो फिनोमेना है वो सबसे अंत में हुआ था, उससे पहले बहुत सारी चीजें हो गई थी। सर फिर एंड वाले को ही क्रेडिट मिलता है। बिल्कुल यस बिल्कुल सर। तो यार देखो वही वाली बात है कि कुछ लोग होते हैं जो काम के लिए करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि क्रेडिट चोरी कर लेते हैं। ठीक है जी। यस सर। मेहनत और वो मेरा नाम मेरा ऑफर वाला जो कहानी है, तो ये युगों युगों से चली आ रही परंपरा है ये। आपको पता है एडिसन साहब जो थे, थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने सर की थ्योरी लिखी थी। ठीक है जी। अब उनके अंडर में काम करते थे हमारे कौन, सर निकोलस टेस्ला। हैं? सर टेस्ला तो उनके अंडर में काम करते थे। अंडर में क्या काम करते थे, मतलब थे तो इंडिविजुअली, पर एडिसन साहब उस टाइम पे सबसे जाने माने साइंटिस्ट हुआ करते थे। निकोलस टेस्ला जो थे वो थोड़े से कहीं ना कहीं गरीब परिवार से थे। तो एडिसन साहब जब अपनी सर जिसकी छोटी सी मूंछ थी, समझ गया मैं वो कौन सा था वो। अरे मूंछ से याद करता है क्या आदमी, मुझे लगाया गया तो कैसी बात करता है पगला आदमी। यस सर मुझे याद आ टेस्ला। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है साहब। तो एडिसन साहब उस टाइम पे जाने माने साइंटिस्ट थे साहब। अब इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उनके अंडर में पहुंचे निकोलस टेस्ला। एडिसन साहब ने दिया था डीसी, डायरेक्ट करंट, और ये निश्चय इसको हटा दे बेटा, साइड कर दे। यस सर अब की बार हटा ही रहा हूँ। तेरे को देख देख के मुझे इरिटेशन हो गया बेटा। हाँ बस छोड़ दे, जिंदा रहेगा नहीं मरेगा वो। ठीक है सर उसी दिन मर गया था जिस दिन इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। अल्टरनेटिंग करंट की डिस्कवरी कर ली तो एडिसन साहब को बड़ा दुख हुआ कि भाई ये तो, दुख क्या हुआ मतलब अंदर अंदर से जेलसी हुई कि यार सबसे बड़ा साइंटिस्ट तो मैं हूं, मेरे से कोई आगे निकल रहा है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के मामले में आगे निकल रहा है मेरे से आगे। तो उन्होंने बड़े प्रक्रम रचे। ऐसा भी हुआ कि उनके अल्टरनेटिंग करंट से उन्होंने किसी जेल के कैदी को सजा दिलवाई। कैसे दिलवाई, उस टाइम पे चेयर चला करती थी जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, शॉक थेरेपी के थ्रू मारा जाता था लोगों को। जैसे आजकल फांसी दी जाती है, तो उसमें क्या करते थे, एक ऐसी चेयर पे बिठा देते थे और सर पे कटोरा वटोरा रख के उसमें करंट छोड़ देते थे एकदम से। सर मैं भी बैठा हुआ हूँ उस पे। कुछ सेकंड्स के बाद स्वाहा हो जाता जी वहां बैठा बैठा। हाँ सही कह रहा भाई, तू बैठा हुआ यकीन। ठीक है जी। तो निकोलस टेस्ला साहब को बड़ा बुरा लगा। फाइनली निकोलस टेस्ला साहब की ऐसी भी स्थिति आई कि वो एडिसन साहब के अंडर में काम करना शुरू किया, और अंत ऐसा हुआ, इतनी ज्यादा उनकी हालत खराब कर दी गई कि उनको पूरी तरीके से काम करने नहीं दिया गया। अदरवाइज अगर टेस्ला साहब अच्छे से काम करके बहुत भरी जवानी बन गए थे टेस्ला साहब भी, याद करना 36 साल के आसपास ही। और अगर टेस्ला साहब को पूरी तरीके से काम करने की इजाजत दी जाती तो वो एक गजब की चीज बना के जाते हैं हमारे लिए। जैसा आज हम ये एप्पल के आईफोन चार्ज कर लेते हैं विदाउट टचिंग, देख रहे हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जिंग जो होती है हमारी, तो वो फिनोमेना वो बहुत साल पहले ही हो चुका होता हमारे लिए। और हम आज कोर्डलेस जो वायरलेस की स्थिति जो होती है, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन की स्थिति में हम काम कर रहे होते कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से, जो कि हम आज जाके बहुत मुश्किलों से कर पाए, थोड़ा शुरू कर पाए हैं, वो हम पहले ही कर चुके होते। वायरलेस के लिए तो वो सर काफी पहले से काम कर रहे थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे ईगो सेटिस्फेक्शन ना हो पाने की वजह से लोग बात परेशान होते हैं। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करें तो अब यहाँ पे बात आती है हमारे मॉडल्स के बारे में, मॉडल ऑफ एटम। फिर जैसे ही लोगों को पता चला, जैसे ही लोगों ने डिस्कवर किया कि हाँ भाई प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, तो एक होड़ सी शुरू हुई और होड़ में हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट कूदे और डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक अलग अलग अपने नाम से मॉडल देने शुरू करे। तो इस पूरी रेस में जो सबसे पहले थे वो कौन थे? थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन। सर आपने थॉमसन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल बोला गया है। प्लम पुडिंग मॉडल का क्या मतलब होता है? प्लम पुडिंग एक तरीके का एक वो होता है, डिश होती है जो कि क्रिसमस के दौरान में बाकी देशों में खाई जाती है। सर जैसे हमारे यहाँ खीर हो गई, एग्जैक्टली ऐसे स्कैटर्ड। तो खीर जो होती है वो कैसे बनाई गई जाती है? ऑब्वियसली व्हाइट कलर की खीर होती है, उसमें ब्लैक कलर की किशमिश या चिरौंजी या व्हाटएवर जो अभी आप खाते हो वो ड्राई फ्रूट्स उसमें डाले जाते हैं। तो थॉमसन साहब उस टाइम प्लम पुडिंग मॉडल खा रहे थे, बैठ के पुडिंग खा रहे थे अपनी, किसी ने आके पूछा कि भैया मॉडल बताओ, तो उन्होंने कह दिया ये ले मॉडल, ये ले आइटम का मॉडल। उन्होंने सीधा ही उठा के अपनी प्लम पुडिंग आगे कर दी भैया पुडिंग, और बोला कि प्लम पुडिंग जो ये पुडिंग है हमारी, एक तरबूज की तरह एक स्ट्रक्चर बना लिया गया। और उन्होंने कहा कि ये जो प्लम पुडिंग के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है, व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर है, ये क्या बनता है हमारा? यही बोला गया उन्होंने, पॉजिटिवली चार्ज। सर फिर ये थॉमसन सर खा नहीं पाए इस पुडिंग को, क्योंकि उन्होंने तो मॉडल के लिए दे दी। और इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक से सीड्स दिखाए गए, वाटरमेलन स्ट्रक्चर भी आप समझ सकते हो कि जो रेड वाला हिस्सा है वो क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड। सर रेड वाला तो पॉजिटिव था पूरा। अरे कहाँ कौन आ गया? सर मेरे घर पे आ गया, कोई पता नहीं। इसको क्या कहा गया? पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज। तो थॉमसन साहब ने ये मॉडल दिया कौन सी सेंचुरी में? अराउंड 1904 में उन्होंने ये चीज 1903 सर, 1903। 1904 में, 1904, ठीक है जी। सो 1934 के आसपास, मतलब दिसंबर के आसपास उन्होंने करा हुआ डिस्कवर, तो वो बेचारा 1934 चल गया। तो कहने का मतलब ये था कि 94 में उन्होंने ये बात कह दी थी, ठीक है जी। और आज हम उनके 100 साल बाद आज हम बैठे हैं 2021 में, तो उन्होंने कुछ बातें कही जो बहुत गजब की रही, जो आज भी हम एज इट इज मानते हैं। क्या कहा उन्होंने? देखते हैं। उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारा मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा, यानी वो हमेशा इक्वल रहेगा। दैट्स व्हाई एन एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। That means what? That means he was saying that positive charge and negative charge must be equal in the magnitude. ठीक है जी। जो बात आज तक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो बात हम आज तक वही मान के चलते हैं कि भैया पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल रहने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात? रीजन गलत हो गया था ना, इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ही बताया था। कहा था इन्होंने, जो बेसिक उनके पोस्टुलेट्स थे उनमें उन्होंने कहा था कि हमारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो उसके अंदर एम्बेडेड है, यानी नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर एम्बेडेड हैं। ठीक है जी। और ऑब्वियसली आज के टाइम की अगर हम बात करें तो हमें पता है, बहुत क्लियरली पता है कि हमारा जो एटम है वो एक स्टेबल रुकी हुई चीज तो है ही नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मोशन में है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई कि वो एक वाइब्रेटिंग सब्सटेंस बनाता है। एक एटम जो होता है वो हर टाइम वाइब्रेट करता रहता है, ये भी याद रखना। क्यों करता है? वो बहुत माइन्यूट सी वाइब्रेशन होती है कि आप इवन उसे देख तो सकते ही नहीं एटम को, तो ऑब्वियसली नेकेड आई से तो देखा ही जाता है पॉसिबल नहीं, तो वो माइन्यूट इतनी होती है कि उसको आप फील भी नहीं कर सकते। उससे बड़ी बड़ी जो ऑब्जेक्ट बन भी जाते हैं तब भी ऐसा नहीं कि वो वाइब्रेट कर रहे हो, वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे ऑक्सिलेट कर रहे होते हैं। ऑक्सिलेट कर रहे होते हैं, दैट मींस व्हाट? दे आर जस्ट मूविंग टू एंड फ्रो टू देयर मीन पोजीशन। बहुत माइन्यूट सा वाइब्रेशन में होता है। क्लियर है मेरी बात सर? यस सर। हाँ जी यस सर। सर ये इतने मॉडल है, कहीं थॉमसन का, रदरफोर्ड का, नील्स बोर का, सर इस सारे के सारे मॉडल गलत थे, तो फिर हमको पढ़ाकर बाद में क्यों बताया जाता है केमिस्ट्री में?
ये गलत है। अच्छी बात है, ये बहुत सही सवाल पूछा आपने कि भाई अगर ये चीज गलत है तो गलतियां सर क्यों पढ़ा रहे हो गलत लोगों तो को? नहीं थे वो, यस कुछ सर, तो गलत सीखा उनसे, वही तो मतलब वो नहीं आते तो इवॉल्व कैसे होते हैं। पहली बात 90% गलत तो था, ऐसा तो नहीं था कि 100% गलत हो, ठीक है जी, कुछ परसेंटाइल गलत था, चलो सपोज 90% गलत था, 10% सही था। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि ये जो मॉडल आपको पढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ यही मॉडल आए थे, इसके अलावा भी तमाम मॉडल आए थे। उस दिन याद होगा मैं पीरियोडिक टेबल आपको बता रहा था थोड़ी सी, तो वो जो पीरियोडिक टेबल थी उसके लिए कौन कौन आए, पहले आए हमारे डॉबेरिनियर, डॉबेरिनियर साहब के बाद आए हमारे न्यूलैंड साहब, न्यूलैंड साहब के बाद आए हमारे मेंडलीव साहब, मेंडलीव साहब के बाद आए हमारी हेनरी मुसली साहब। तो ये 4-5 जो थे ये तो वो साहब थे, ये तो वो साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनके बारे में हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एन नंबर ऑफ साइंटिस्ट पहले भी बीच में भी रहे जिन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस करी, उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, वो तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, वो तो हमारे थ्योरी में ही नहीं है। बायोलॉजिस्ट थे बहुत सारे जिन्होंने बायोलॉजी के तौर पे ही, जैसे वो हिरार्की वाला सिस्टम जैसे आपकी बायोलॉजी बांटी जाती है, ठीक वैसे ही उन्होंने किंगडम स्पीशीज ये सारा जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक वैसे ही उन्होंने एलिमेंट्स को भी बांटने की कोशिश करी थी। तो वो चीजें तो आप तक दी ही नहीं गई, आपको बताई ही नहीं जा रही, ठीक है। अब बात ये कि भाई 90% गलत था तो क्यों पढ़ा रहे हो, सीधी सी बात है, बिकॉज ये क्या है, ये हमारा इतिहास है, ठीक है। सोशल साइंस में भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो, फिर तो ये सर हिस्ट्री में क्यों नहीं बताते? मैं बताता रहा हूँ, ये साइंस की हिस्ट्री है ना, क्योंकि भाई साहब आपको आपकी गलतियों से सीखना भी तो बहुत जरूरी है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हाँ, डॉबेरिनियर साहब ने कहा था कि सिर्फ 9-10 एलिमेंट्स ही नोन है, न्यूलैंड साहब ने बोला सिर्फ 56 ही है, मेंडलीव ने ऐसा नहीं बोला, मेंडलीव ने कहा 63 आज नोन है, उसके बाद और बहुत सारे नोन होंगे समय के साथ साथ। तो वही वाली बात है कि हम इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो जब हमें अपनी गलतियां पता होंगी, जब हमें अपनी लिमिटेशन पता होंगी पुरानी, तभी तो हम नई चीजों के लिए काम करना शुरू करेंगे। सर 2 इसलिए आपको साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने डिस्कवर किया था। कौन, सर एक तो ये था मेंडलीव और एक गिहोर्सो भी तो था। मेंडलीव, अब वही बात आ गई ना, वही क्रेडिट वाली बात आ गई। ठीक है, जाना सिर्फ उसको जाएगा भाई यार, चांद पे 2 लोग उतरे थे, पर पता है कि है हमें, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहला आदमी था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा आदमी खुद वीरू सहस्त्रबुद्धि जो 3 इडियट के जो डीन प्रिंसिपल थे वो भी नहीं बता पाए थे, उन्होंने भी यही कही थी कि डोंट वेस्ट योर टाइम। कौन, वो वायरस क्या सर? डजंट मैटर, ठीक है जी। Yes, तो sir. वही वाली बात है कि सिर्फ नाम और रिस्क दोनों ने लिया, बराबर तरीके से लिया, दोनों बिल्कुल साथ में गए, दोनों ने सारे काम सेकंड किए। वाले को कोई नहीं जानता। सेकंड वाले को किसी ने नाम तक नहीं पूछा कभी कि भाई कौन था, चल जानते भी होंगे, गूगल करोगे तो मिल भी जाएगा। तो वही सर वाली वैसे बात किसी है, ने नहीं पूछा। ठीक है, बट काम तो दोनों के थे वैसे ना। भी सर यूजुअली नाम तो मेंडलीव ही सुना है, इसमें एटॉमिक टेबल की बात है ना। तो वही वाली बात है कि जो उनके असिस्टेंट्स होते हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, और कई बार नीचे के लोग ज्यादा काम कर रहे होते हैं, ऊपर वाला तो सिर्फ काम नाम चमका जाता है। भाई ऑब्वियसली बात है, स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं, वो तो सिर्फ काम नाम मात्र के लिए आते हैं, कभी कभार हाँ भाई सब ठीक है, ओके ठीक है चलो जी, काम तो सारे टीचर्स कर रहे हैं बेचारे, ग्राउंड पे तो वो काम कर रहे हैं सारे। तो Yes. ये चीजें कहीं ना कहीं पॉइंटेड रहती है। तो ऑब्वियसली जो ऊपर के लोग हैं वो नाम तो उन्हीं का जाएगा ऑफ कोर्स। वो कहते हैं ना, सेनापति, सेना तो सैनिक तो लड़ते हैं, नाम तो सेनापति का ही होता है। चलिए ऑन रिकॉर्ड क्या क्या बातें करवा रहे हैं यार। चलिए, तो थॉमसन मॉडल के बारे में हमें पता चल गया, थॉमसन मॉडल के जो हमें बेसिक जो एक्सक्यूज मी सर, सर आपने थॉमसन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है। अरे यस सर, पी नहीं है सर, पी नहीं है, ओ है सर थॉमसन है, थॉम्पसन। मैंने वो पबजी वाली थॉमसन लिख दी ना। यस सर, वो PUBG वाली है थॉमसन क्या? एसएमजी है जो, हाँ यस सर। एक थॉमसन राइफल उसमें नहीं मिलती पबजी वाली, वही तो लिख यस दी सर, ना। अरे सर वो फ्री फायर में भी होती है सेम वही राइफल। चलिए, सो हालांकि थॉमसन साहब और गोल्डस्टीन साहब जो थे वो साथ में काम करते थे, ये भी बात याद रखना, ठीक है। थॉमसन साहब और गोल्डस्टीन साहब साथ में काम करते थे। थॉमसन साहब ने एटॉमिक मॉडल देने की शुरुआत करी थी और गोल्डस्टीन साहब ने उन्हीं की डिस्कवरीज को आगे बढ़ाया था। ये जो एरा था जिसमें हमारे सारे साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे, ये एरा था वर्ल्ड वॉर के दौरान का एरा,
ठीक है जी। कहीं इस पे दौरान में जो साथ काम में थे, आना पड़ सकता है उन्हें वर्ल्ड इस वॉर दौरान में सारी चीजें बहुत तेजी से होती थी। क्यों होती थी? हाँ जी, सारे डिस्कवरीज बहुत तेजी से कर रहे थे, सारे क्योंकि देश सर बहुत तेजी से जरूरत तरक्की होती कर रहे थी थे। कोई और उनकी, क्रेडिट ना ले जा। कोई क्रेडिट। क्योंकि उनके देश के लोग मर रहे होते थे वॉर फ्रंट पे। ये सारी सर तभी उनका तो एटम से कल क्या ये फायदा था? एटॉमिक बॉम्ब, तभी तो। कहीं ना कहीं डिस्कवरीज सारी वॉर से रिलेटेड होती थी कि हम कैसे यस एक बेहतरीन हथियार बना सकते हैं। तो ये हथियारों की होड़ चल रही थी, उस हथियारों की होड़ में ये सारी डिस्कवरीज हुई, उस हथियारों की होड़ में आपको ये सारी बातें सिखा दी गई। ये ठीक वैसे ही था, एक वैक्सीन को बनाने में कम से कम 10 से 20 साल लगते हैं। पोलियो की जब वैक्सीन बनी थी तो कम से कम 10 साल लगे थे, पर अभी कोविड की वैक्सीन हमने कितने टाइम में बना दी? सर 1 साल Sir, भी in गया। months. फिर एक साल नियरली यस। Sir, not मात्र even in 10 year. से 11 महीनों में बना दी हमने। क्यों बना दी? सब बहुत Sir, पॉपुलेशन क्योंकि बेचने के important लिए। सर बहुत सारे जरूरी थी हमें। साइंटिस्ट साथ में काम कर रहे थे, रिसर्च जाने जा रही थी, लोगों पे प्रेशर था। जब लोग मर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। कोई नहीं चाहता कि उनके देश के लोग मरे, इसीलिए सब बिल्कुल वॉर फ्रंट की तरह काम कर रहे थे और एकदम वॉर लेवल पे सारी चीजें तैयार की जा रही थी। जो काम 10 दिन का था उसे 1 घंटे भर में कंप्लीट करके दिया जा रहा था। समझ में आ रही है? Yes. यस सर। ठीक है जी। चलिए, तो इन्होंने बताया बेसिकली क्या कि हमारे जो पुडिंग मॉडल के थ्रू इन्होंने ये समझाया दैट पॉजिटिवली चार्ज जो सराउंडिंग में फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इनटू इट, और इन्होंने ये भी बताया दैट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मे बी रिगार्डेड एज अ स्टडेड और एम्बेडेड। ठीक है जी। इन्होंने एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में बताया, ये जो चीज थी वो उस टाइम पे बताई गई बात थी और हम आज तक उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। क्या वो बात ऐसी थी जो नहीं बता पाए थे? उसके लिए आप जो बातें थी उनकी मेन वो ये थी that he could not offer any experimental support to his model, to his atomic model। यानी उनके पास किसी भी तरीके से कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं थी कि उनके मॉडल को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है जी। उनकी बस एक काल्पनिक मनगढ़ंत बात थी, कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल बात थी जिसको वो लेकर चल रहे थे। Second one is he could not explain the result of the experiment carried by the Rutherford and other scientists। यानी कि जैसे ही उसके दौरान में ही रदरफोर्ड साहब ने जब एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे तो वो चीजें जो थे हमारे ये थॉमसन मॉडल में एक्सप्लेन नहीं की जा पा सकती। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बारे में ही केवल बात की गई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के बारे में केवल बात की गई थी। ठीक है जी। तो उनके स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं था, न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं। ठीक है, चले आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस। टाइम कितना बचा है हमारे पास? 15 मिनट्स। यस सर। रदरफोर्ड पे एक मॉडल और निपटा डालते हैं, लगे हम। टेकन सर। सर टेकन। Sir, taken. सर अभी मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी रहता है। लक्ष्मी सिंह लेके बैठा हुआ। यस सर, मेरे पास भी वही है, उसमें भी यही है। सर पहले तो सारे मॉडल करने पड़ेंगे ना, उसके लिए फिर ही जाएंगे। सर इसमें ऐसे फॉर्मेट में दे रखा है, पहले तो चार्ज, उसके बाद जो भी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब बात करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, देखो जी ऐसा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था क्या, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। इसको क्या क्या नाम दिए गए? इसको बोला गया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी था। एक नाम और दिया गया, इसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी दिया गया।
Yes, so. ठीक है जी, तो बात करेंगे क्या होते हैं। देखो जी, इन्होंने बेसिकली करा क्या, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इन्होंने जो अपना काम शुरू किया वो कैसे शुरू किया, इन्होंने गोल्ड फॉइल ली। क्या किया, गोल्ड फॉइल। सर इनका तो बहुत पैसा लगा होगा। सोने की, चांदी की, सोने की वर्क जिसे हम कहते हैं ना। और फिर इन्होंने क्या बनाया, एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाई गई। कैसे स्क्रीन बनाई गई, जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाई गई। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता था, मैंने कल आपको समझाया था। फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जो कि ग्लो करती है, जिसमें बहुत बारीक सी भी कोई इंप्योरिटी अगर जाएगी तो भी वो क्या करने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। जिसे स्क्रीन किसकी बनी थी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। सल्फाइड। ठीक है जी, स्क्रीन फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनी है, याद रखना इसे। अच्छा, अब हुआ क्या, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेसिकली अपना एक ऐसा एक चैम्बर बनाया। उस चैम्बर के अंदर एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल रखा गया। बेसिकली क्या रखा गया, रेडियम रखा गया इसके अंदर। ठीक है जी। सर रेडियम तो चमकता है ना, जो कई चीजों में यूज होता है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली इस चीज पे पहुंचे कैसे, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की डिस्कवरी करना शुरू किया। अल्फा पार्टिकल बेसिकली होते क्या हमारे, अल्फा पार्टिकल्स जो हमारे हीलियम के 2+ आयन जो होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया जाता है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। बेसिकली उसी को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। ठीक है जी, अल्फा पार्टिकल यही हमारे कैनाल रेज के तौर पर भी जाने जाते हैं। कैनाल रेज बेसिकली क्या होती थी, कैनाल रेज पॉजिटिवली चार्ज वेव निकलती थी पूरी। तो ये जो हीलियम जो होता था ये भी हमारे लिए उसी में आता था। इसके अलावा इन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई अलग अलग डिफरेंट एटम की, और वहां से हमने अल्फा पार्टिकल्स को निकालना शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरीज में काम किया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एक एलिमेंट लिया गया, रेडियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते थे, जो हमेशा अल्फा पार्टिकल को रिलीज करते रहते थे, यानी वहां से कुछ ना कुछ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एलिमेंट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल्स जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो रिलीज हो रहा है। अब हुआ क्या, इन्होंने बीच में डाला एक गोल्ड फॉइल। अच्छा, यहाँ पे क्या लगाई गई, स्लिट्स लगाई गई। स्लिट्स क्यों लगाई गई, ताकि जो पाथ है वो बिल्कुल सीधा रहे। और फिर यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल डाल दी गई। अब सवाल ये था कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, लोहे की फॉइल ले लेते, सिल्वर फॉइल ले लेते। सर सबसे ज्यादा मैलिएबल है ये। ठीक है जी, तो इसका कारण क्या है, देखो सब जो गोल्ड है वो हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नेचर का होता है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा मतलब एक लिक्विड की तरह बिहेव, मतलब एक बहुत जिसे कहते हैं ना पेपर की तरह बिहेव कर सकता है ये। इवन इसको ऐसा होता है कि खींच के तोड़ा भी जा सकता है अगर 24 कैरेट की प्योरिटी वाला गोल्ड हो तो। सर हमारे पास एक बिस्किट था ऐसी गोल्ड का। गोल्ड दिया जाता है बेसिकली, वो कितना दिया जाता है, 22, 23, 21 ऐसी प्योरिटी का गोल्ड दिया जाता है बेसिकली जनरली 22 बस एक 24 कैरेट का था बिस्किट था वो 24 का गोल्ड नहीं का। लेते बिकॉज़ वो ब्रेकेबल होता है। 24 कैरेट का जो होगा वो सिर्फ ब्रिक्स बनाए जा सकते हैं या बड़े कॉइन बनाए जा सकते हैं। यस सर हमारे पास ब्रिक ही थी वो, भारी बड़े, उनसे छोटे छोटे मुलायम अगर आप ऑर्नामेंट्स बनाने की कोशिश करोगे 24 कैरेट की गोल्ड से, बिल्कुल पतले पतले झुमके बनाने की कोशिश करोगे तो वो तार इतनी मुलायम होगी कि उसको ऐसे पकड़ के उखाड़ के ले जाएंगे। जो स्नैचर्स हैं अभी तो उखाड़ते तो पूरा कान उखड़ के आता है, पूरा खून निकलता है, तो मजा आता है थोड़ा एक देख के। तो सर बल्कि 22 कैरेट का भी टूट जाता है। एक बार मैंने 24 चैन कैरेट पहनी का हुई अगर थी। होगा तो उसको तो ऐसे बड़े प्यार से उखाड़ के कोई ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे ले गया, आप सोचोगे कि अरे कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी, तो इस वजह से गोल्ड को थोड़ी सी प्योरिटी कम की जाती है उसकी, और उसमें इम्प्योरिटी ऐड ऑन की जाती है। जैसे क्या होती है, कॉपर ऐड कर दिया जाता है, सिल्वर ऐड कर दिया जाता है, एल्यूमिनियम ऐड किया जाता है, बेसिकली तो जनरली इसमें सिल्वर ही किया जाता है। अच्छा, सो 24 कैरेट होने की वजह से इसकी जो प्योरिटी होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और प्योरिटी जब बढ़ जाती है तो इसको बहुत आसानी से पीट कर बहुत थिनेस्ट, बहुत पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत आसानी से। डक्टाइल भी है सबसे ज्यादा। डक्टाइल मैलेबल भी है। अच्छा, जब इसको पतली शीट में कन्वर्ट किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल थिनेस्ट शीट बन जाती है। इतनी थिन शीट बन जाती है जिसमें एटम जो थिकनेस अगर हो
तो वो कितनी चली जाती है, अराउंड 1000 एटम तक। ऐसे करके कितने एटम आए इसमें, 1000 एटम आए, ठीक है जी, इसकी थिकनेस के अंदर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर वाई में कन्वर्ट हो सकते हैं? क्या क्या क्या? सब वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब जैसे कुछ शीट कन्वर्ट करे तो वायर। बिल्कुल। डक्टिलिटी क्या थी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी वही तो थी जिसमें हम गोल्ड को या किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर लेते थे। वायर को जब खींचा जाता है, याद रखना स्टील की इलास्टिसिटी बहुत जबरदस्त होती है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि एक रबड़ की इलास्टिसिटी ज्यादा है या स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो किसकी ज्यादा होगी? स्टील। सर स्टील की, गोल्ड की भी है ना सर बहुत ज्यादा। गोल्ड की तो, हाँ गोल्ड की ऑब्वियसली, गोल्ड की तो उससे भी ज्यादा है, गोल्ड तो सबसे ज्यादा है ऑफ कोर्स। पर गोल्ड के ऑब्वियसली पुल तो नहीं बनाए जा सकते, बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर तो वहां नहीं बनाए जा सकते ना, तो इसलिए वहां पे क्या यूज किया जाता है, स्टील यूज किया जाता है। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिकल में। तो अब जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करी गोल्ड फॉइल में, तो गोल्ड फॉइल पे क्या उनको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला? 90% जो रेज थी वो तो क्या गई, एज इट इज चली गई। अरे गोल्ड फॉइल तो ये थी सर उल्टा कर गया आप। तो 90% पार्टिकल तो क्या थे हमारे, तो सीधे चले गए, ठीक है जी। Yes. और कुछ परसेंट पार्टिकल्स थे जो हमारे कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। जब डिफ्लेक्शन वहां पे मिला तो वो चीजें वहां पे थोड़ा सा बिगड़नी शुरू हुई। बिगड़ती क्या मतलब, ऑब्जर्वेशन आनी शुरू हुई कि हाँ कुछ है अंदर। कुछ एक पार्टिकल ऐसे थे जो कि हमारे गए, टकराए और वापस आ गए। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो गए, टकराए और वापस आ गए। अराउंड 2000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा काउंट किया गया था जो अराउंड, ठीक है जी, 12,000 या 2,000 व्हाटएवर इट इज। तो यानी कि बहुत माइन्यूट सा परसेंटाइल था जो यहाँ से वापस आ गया, ठीक है जी। अब ये एक्सपेरिमेंट कम बंद किया गया, खत्म हुआ और उसके ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करने शुरू किए गए। तो ऑब्जर्वेशन क्या थे, अब ये ध्यान देने वाली बात। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, 90% स्पेस, 99% स्पेस सर वो क्रॉस कर गए थे। इज एम्प्टी। क्यों था भैया? क्योंकि सारा का सारा 99% पार्टिकल तो मेरा सीधा निकल गया। सीधा निकल गया तो मतलब खाली पड़ा अंदर से। Yes, मामला sir. खाली पड़ा है तो मतलब Yes. कोई है ही नहीं अंदर, यानी सारा स्पेस एम्प्टी है हमारा। अच्छा, 1% जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए। पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड टू सम एंगल्स। सर वो स्ट्रेट नहीं गए थे। ठीक है जी। और 0.001 से भी बहुत कम कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि वापस आ वहां गए। से वापस आ गए, रिटर्न बैक। वहां से क्या चीजें कंफर्म हुई, अब ये देखते हैं। तो कंफर्मेशन क्या मिली कि 99% स्पेस तो खाली पड़ा है, यानी एक एटम के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके अंदर से 99% स्पेस तो खाली पड़ा है, यानी कि सब कुछ पास ऑन हो जाएगा जी बहुत आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कुछ 1% पार्टिकल ऐसे होंगे, कुछ 1% पार्टिकल थे जो इस पॉजिटिवली चार्ज पेयर से टकराकर बैंड हो गए, ठीक है जी, टकराकर बैंड हो गए। और कुछ पार्टिकल थे जो गए सेम पाथ पे और सेम पाथ से ही वापस आ गए। तो यहां से ये चीज कंफर्म हो गई कि अंदर कुछ तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि हमने कौन सा पार्टिकल डाला, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डालते थे। कैनाल रे जो हमने ये रे डाले, अल्फा पार्टिकल डाले, ये पॉजिटिव चार्ज थे। तो अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ से होकर वापस आ गए तो मतलब क्या है, अंदर अंदर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ही रही होगी, यस और नो? यस सर। यस सर। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ही रही होगी, तो वो टकरा के वापस आ गई। टकरा के जब वापस आ गई तो मतलब कंफर्म हो गया कि भैया हाँ अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही रहा होगा जिसने उसको रिपेल किया। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, अट्रैक्ट कर लेता। अगर वो एक बड़ा सा स्फीयर जो बीच में ब्लैक डॉटेड दिखाया गया, वो अगर एक नेगेटिवली स्पीशीज चार्ज स्पीशीज होती तो वो क्या करती, उस एटम को ही अट्रैक्ट कर लेती।
उस Yes. अल्फा पार्टिकल भी अट्रैक्ट कर लेती, जो कि नहीं था। तो यहाँ से रदरफोर्ड साहब ने कंफर्म किया कि हाँ एटम है, एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, बीच में कुछ छोटा सी चीज है जिसको दिया गया नाम न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। और कुछ Nucleus. देरों बाद उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट पूरा मॉडल दिया और बोला that electrons are revolving around this nucleus in a particular manner। हालांकि फिर बहुत सारी चीजें शुरू हुई, यहाँ से मैक्सवेल साहब भी इसी रेस में कूदे और उन्होंने इस थ्योरी में कॉन्ट्रडिक्शन निकाले और बहुत सारी बातें हुई, फिर उनकी ड्रॉबैक्स आने शुरू हुई। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को या नहीं आई? सर यस आ गई। बेसिक मॉडल के बारे में समझ आई कहानी कि बेसिक मॉडल क्या था और यस कैसे? सर। हाँ जी पुष्कर साहब। ओके एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर कहते हैं स्टील फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि को कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। सर देखिए वो बर्न, क्या बोला, दोबारा बोलो। सर जैसे वो टायर लगाते हैं उसको जलाते हैं फिर वो थोड़ा लूज हो आता है स्टील, फिर वो रबर गर्म करते हो सिना कहते हैं वो स्टील फ्लेक्सिबल होता है। कौन सा, क्या नाम, ये नाम मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा। साफ देख कहते हैं स्टील और रबर में से अच्छा सबसे फ्लेक्सिबल स्टील, स्टील होता है। स्टील इज फ्लेक्सिबल। हाँ जी ऑफ कोर्स स्टील फ्लेक्सिबल होता है। आपके जो बड़े बड़े पिलर्स बनते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, आपने कभी ये मुकरबा चौक का बाईपास पुल देखा है? यस यस सर यस सर। यस सर। आप अगर उस पे कभी रुके हो, कभी खड़े हुए हो, तो आप फील करोगे कि वो ऊपर नीचे हिलता है। यस सर। ठीक है, जब उससे कोई भारी ट्रक या व्हीकल जाता है तो वो हिलता है, मूव करता है हल्का सा। वो यकीन मानो वो इसी को कहते हैं डैम्पिंग इफेक्ट कहते हैं। डैम्पिंग पता नहीं क्या कहते हैं एग्जैक्टली, फिजिक्स की बहुत हाई टर्म है, 11th 12th में पढ़ाई जाती है। तो वो जो फिनोमेना है वही उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देता है, और फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर तभी वो पुल बचा हुआ है। जिस दिन वो फ्लेक्सिबल होना बंद हो जाएगा उसी दिन यकीन मानो वो पुल गिर जाएगा नीचे। जिस दिन उसमें से मूवमेंट खत्म हो जाएगी उसी दिन वो पुल नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, यील्ड पॉइंट आ जाएगा तुरंत उसका। तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि स्टील के जो वो है वायर, जो उसके वो लगाए जाते हैं पिलर रॉड, वो बड़े फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। और स्टील की फ्लेक्सिबिलिटी एक ग्लास की, एक रबर की फ्लेक्सिबिलिटी से कहीं ज्यादा होती है। रबर बहुत आसानी से टूट सकती है, बट स्टील उतनी आसानी से टूटेगी नहीं, स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ देगी। और कहाँ की बात कहाँ घुमाता लड़का, रदरफोर्ड मॉडल पे चल रहे थे, स्टील की छेड़ दिया बीच में। यस सर। कोई नहीं। चलिए, तो ये चीज कंफर्म हुई। हमने उसके मेन पॉस्टुलेट्स के बारे में बात करी, हमने उसके ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट क्लास में हम उसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे, और ड्रॉबैक्स से बात करने के बाद फिर हम उसके नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल। यस सर। ठीक है, सर ये भी गजब की आयरनी है कि हमारे जैसे बिल्कुल सस्ते टीचर रदरफोर्ड साहब की कमियों के बारे में बात करेंगे। तो ये भी बड़ी एक आयरनी है कहीं ना कहीं समाज की। ये भी वैसे सत्य का आगा है। सत्य क्या है, कही गई बात है कि भाई आपके 100 अच्छे काम हो पर एक गलत काम हो, एक अगर आपके अंदर कमी है तो वो कमी आपकी नोटिफिकेशन में डाली जाएगी हमेशा। वो 100 काम एक बार को निगलेक्ट कर दिए जाएंगे आप पे। सर प्लीज टिल्ड दिस फोन, वी कैन टेक स्क्रीनशॉट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Visible? Sir, taken. Chaliye, now that's all for today. We'll see you in the next class.